हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुनीता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स आज आते हैं अपने नए टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़। मतलब आखिर वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिनकी स्टडी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में करते हैं। हालांकि प्रॉपर्टीज़ तो बहुत हैं, लेकिन आखिर वो मेन कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको लेकर के हम कहते हैं कि ये एलिमेंट अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है। तो उन्हीं में से जो बड़ा है केमिकल प्रॉपर्टी को रिपीट करना, उसी के लिए एक निश्चित टर्म है पीरियोडिसिटी। मतलब पीरियोडिसिटी क्या? पीरियोडिसिटी कहते हैं कि एक एलिमेंट जब पीरियोडिक टेबल में वो अपने एक निश्चित प्रॉपर्टी को बार बार रिपीट करता है, तो वो भी एक निश्चित इंटरवल्स में, तो ऐसी ही प्रॉपर्टी को हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो एक सिंपल सी डिफिनीशन ये है। तो स्टूडेंट्स, पीरियोडिसिटी की डिफिनीशन ये हो जाती है कि द रिपीटेशंस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल्स इन पीरियोडिक टेबल। जब किसी एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में या किसी ग्रुप में एक निश्चित टाइम इंटरवल पर बार बार अपनी केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होती है, तो इसी फिनोमेना को पीरियोडिसिटी कहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। तो आप कहेंगे सर आखिर कोई एलिमेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्यों रिपीट करता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी? तो इट इज बिकॉज ऑफ द एलिमेंट्स कैन एक्वायर्ड ए डेफिनिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर ए रिपीटेड इंटरवल्स, सो दैट्स दीज एलिमेंट रिपीट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि बच्चों, एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी के पीछे जो रीजंस होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। और हम सभी को पता है कि एक ही ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो सभी एलिमेंट के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर होते हैं, और हर वो एलिमेंट्स जब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जब वो रिपीट होकर के अपने सेम ग्रुप में पड़ता है तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉजेज ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ए ग्रुप। हर ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है, और सिमिलरिटीज की वजह से वो जो भी केमिकल रिएक्शन करता है वो सेम उसी एलिमेंट की तरह से ही करता है। दैट्स वाई द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी। तो स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे कि सर वो कौन कौन से ट्रेंड हैं जिनकी रिपीटेशंस हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं? तो चलिए लिखते हैं आखिर वो कौन कौन से ट्रेंड हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें एटॉमिक साइज। अब ये एटॉमिक साइज आप अपने बुक में कई तरीके से पढ़ते हैं। पहला एक पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई, कोवैलेंट रेडियाई, फिर वांडर वाल, ये सब एटॉमिक साइज में आ जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और चौथा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यही वो प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करनी होती है, और हम इन्हीं के बारे में, इनकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से चेंजेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आ जाते हैं पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे, और उस पीरियोडिक प्रॉपर्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था या जो सबसे पहले पीरियोडिक ट्रेंड में लिया गया वो था एटॉमिक रेडियस। अब सिंपल सी बात है, ये वही रेडियस है जिसकी डेफिनेशन आप क्लास 8, 6, 7 से पढ़ रहे हैं। जो डेफिनेशन ऑफ रेडियस की आप करते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू आउटर मोस्ट पेरीफेरी, वैसा ही डेफिनेशन कुछ ऐसा यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, अगर इसकी डेफिनेशन कही जाए तो इसकी डेफिनेशन निकलेगी द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, क्योंकि वहाँ पे सेंटर की जगह पे न्यूक्लियस आ जाएगा, टू आउटर मोस्ट सेल,
और यहां पर आ जाएगा सेल। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये तो बात हो गई, लेकिन अभी एक बात आप सभी को पता है बच्चों, हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन एक तो ऑलरेडी बहुत ही छोटा है, वी कांट सी इट नेकेड आई, हम तो नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हैं। अब सोचिए उसमें वो इलेक्ट्रॉन इतनी फास्ट घूमता है कि आप एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी आप बिल्कुल नोन ही नहीं कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ाई होगा। सेकंड चैप्टर में यही है कि आप किसी नाचते हुए ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन तो लोकेट कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब मैंने एक एटम का एक एजम्पशन मॉडल बनाया। यहां पर मैंने सेंटर में न्यूक्लियस दिखा दिया और उसके चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों को दिखा दिया। तो जाहिर सी बात है इसके जो सबसे आउटर मोस्ट सेल से डिस्टेंस कह रहा है, जो नापना असंभव है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटरी पाथ में ही घूम रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने सोमरफील्ड का मॉडल पढ़ा होगा तो सोमरफील्ड मॉडल में यह भी बात कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं कि सब स्फेरिकल पाथ में घूमे। कुछ इलेक्ट्रॉनों की जो वो होती है सर्कुलेटरी पाथ होती है वो एलिप्टिकल भी हो सकती है। तो इस वजह से आप किसी एटम्स के आउटर मोस्ट पेरीफेरी को आप नोन कर ही नहीं सकते। तो उस हिसाब से ये डेफिनेशन बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए आप उसको समझा सकते हैं, लेकिन बड़े क्लासेस के लिए ये डेफिनेशन नहीं है। तो आप कहेंगे सर जी बड़े क्लासेस के बीच के डेफिनेशन क्या होगा? तो देखिए बड़े क्लासेस में किसी भी एटम के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें कंपाउंड या मॉलिक्यूल लेना पड़ा था। और जब मॉलिक्यूल लिए थे तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा ब्रैग इक्वेशन। तो ब्रैग इक्वेशन कहता है कि जब दो एटम से कोई वेवलेंथ यानी एक्सरेज रिटर्न होकर के लौटती है तो उनके बीच का जो वेव नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है उनका एटॉमिक डिस्टेंस, और उसका आधा कहलाता है एटॉमिक रेडियस। ये आप लोग ब्रैग इक्वेशन में पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में इसको सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर हम ब्रैग इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनके डेफिनेशन को देखें तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का आधा बिटवीन टू एटम्स ऑफ ए सेम एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट के दो एटम के बीच के डिस्टेंस के आधे को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब मैं आपको इसको समझाता हूं कैसे। तो स्टूडेंट्स आप मेरे पीछे ठीक 3 डायग्राम देख रहे हैं जो एटॉमिक रेडियस को एक्सप्लेन करती है। और ये चुने बच्चों ये 3 डायग्राम जो हैं वो एटम के 3 अलग अलग रेडियस को भी एक्सप्रेस करती है। कैसे? सबसे पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। हम सभी को पता है कि दो एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से जब भी किसी मैटर का फॉर्मेशन करते हैं तो वो एक दूसरे के काफी क्लोजर्स होते हैं। अब ये क्लोजनेस कई तरीकों की हो सकती है। कुछ ऐसी क्लोजनेस होती है जहां पे एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाता है। एक कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि जहां पर एक एटम एक दूसरे एटम के नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अप्रॉक्सीमेटली क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर होते हैं, जिसको हम लोग इस सिचुएशन आती है। और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे छोटे एटम जिनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रिपल्सन बहुत अधिक हो जाने की वजह से वो एक दूसरे से निश्चित डिस्टेंस के अतिरिक्त क्लोज डिस्टेंस पर नहीं जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं वांडर वाल रेडियस। ये फिनोमेना घटित होती है किसमें? नोबेल गैसों में। नोबेल गैसों में हम सभी को पता है बच्चों एटम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब जाहिर सी बात है उनके एटम होंगे तो वो एक दूसरे के साथ किस मैक्सिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर होंगे। तो जाहिर सी बात है ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करके इसी मैक्सिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस को अप्रोच कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से ये वांडर वाल रेडियस हो जाएगा। वहीं पर अगर कोई कंपाउंड है जहां पर एक एलिमेंट के एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गया है तो जाहिर सी बात है अब उनके डिस्टेंस के ठीक आधा, तो जाहिर सी बात है ये एग्जैक्ट एक एटम का जो एटॉमिक रेडियस आता है उससे स्लाइटली छोटा आता है। इस नाते इसको हम लोग कोवैलेंट रेडियस कहते हैं। लेकिन एक एलिमेंट्स का जो एटॉमिक एक्चुअल एटॉमिक साइज होता है वो उसका जो अप्रॉक्सीमेटली लगभग बराबर होते हैं वो ये साइज होते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं मेटालिक रेडियस भी कहते हैं। अब आपको समझना होगा कि सर कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और ये सब क्या होता है। जैसा कि कहा गया है फार्मूले के अकॉर्डिंग
द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा। तो जब सिंपल सी बात यह है कि जब हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं या कोवैलेंट रेडियस की बात करते हैं, यहां पे लिख देते हैं कोवैलेंट रेडियस की बात करते हैं, तो कोवैलेंट रेडियस में हमें किसी ऐसे एलिमेंट को लेना होगा जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन, H2Cl2 N2 एक्सेट्रा। तो जाहिर सी बात है ये ऐसे एटम होंगे जिनके एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ न कुछ एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड होंगे। अब जब ओवरलैप्ड होंगे तो इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जब आधा आएगा तो उसमें इतना बेईमानी हो जाएगा, मतलब इतना पार्ट कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो जब किसी एटम का एक्चुअल एटॉमिक साइज कंपाउंड के एटॉमिक साइज से थोड़ा सा कम आता है तो वो कहलाता है कोवैलेंट रेडियस। इज दैट क्लियर बच्चों? और जबकि मेटालिक रेडियस की बात करते हैं कि जब किसी एलिमेंट का मेटालिक साइज, एटॉमिक साइज उसके एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस के बराबर आता है तो ये हमारा मेटालिक बॉन्ड कहलाता है या मेटल कहलाता है या मेटालिक रेडियस कहलाता है। लेकिन जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक साइज उसके एक्चुअल एटॉमिक साइज से ज्यादा आए, क्यों? क्योंकि उसमें इतना बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे एक एटम दूसरे एटम के साथ काफी क्लोजेस्ट डिस्टेंस नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो इस रेडियस को हम लोग कहते हैं वान डेर वाल रेडियस। ये सभी गैसों में पाई जाती हैं, ये मेटल्स में पाए जाते हैं और ये सभी कोवैलेंट कंपाउंडों में पाई जाती हैं, विशेषकर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैसों में। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आ जाते हैं, एक टॉपिक है जिसका नाम है आयनाइजेशन पोटेंशियल। पुराना नाम है, नया नाम है आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब आयनाइजेशन इंथैल्पी होती क्या है? आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है कि किसी एक गैसियस एटम को अगर हम उसके आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी भी एनर्जी खर्च करते हैं, वो एनर्जी जो हम खर्च कर चुके हैं उस एनर्जी को ही आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी की डेफिनेशन हो जाएगी, तो स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन में ये देख सकते हैं कि जहाँ पर मैंने अपने पीछे डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन में मैंने एक बात तो सीधे सीधे क्लियर किया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की वह मात्रा विच रिक्वायर्ड टू रिमूव, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, विच रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम देयर वैलेंस शेल आर कॉल्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी। यानी किसी भी एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी भी एनर्जी खर्च होती है उस एनर्जी को आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पर एक आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात, मतलब आइसोलेटेड मतलब क्या, यानी आप यूनिवर्स के किसी ऐसे कोने में चले जाइए जहां पर एक एटम के अलावा और कुछ ना हो। क्यों? क्योंकि डाल्टन थ्योरी में एटम नाइदर बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। अगर आप उसको यहां रखेंगे तो हवा में इतनी सारे गैसेस मॉलिक्यूल हैं कि कोई ना कोई इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप उस एक एटम को यूनिवर्स के किसी ऐसे कोने में चले जाइए, यानी पूरी तरह से वैक्यूम स्टेट में चले जाइए और उस वैक्यूम स्टेट में केवल आप एक एटम को रख दीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको वो सिचुएशन आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम कहलाएगा। अब वहां पर उस एक इलेक्ट्रॉन को, उसके आउटर मोस्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको निकालने के लिए अगर आप बाहर से एनर्जी देते हैं और तब ये इलेक्ट्रॉन इससे जंप करता है, तो जो एनर्जी आपने दिया, इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? आयनाइजेशन इंथैल्पी। यानी अगर हम इसको रिएक्शन के रूप में दिखाएं तो अगर ये मेटल M है या गैस M है और अगर आपने उसको डेल्टा E एनर्जी दिया तो E एनर्जी देने के बाद वो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा और उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है? आयनाइजेशन इंथैल्पी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं उन फैक्टर्स को बारे में चेक करने के लिए जो फैक्टर आयनाइजेशन पोटेंशियल को या आयनाइजेशन इंथैल्पी को गवर्न करते हैं, यानी जिनकी वजह से आयनाइजेशन इंथैल्पी कम या अधिक हो सकती है। उनमें से जो सबसे पहला फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज। अब क्वेश्चन होता है कि सर एटॉमिक साइज किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन इंथैल्पी को कम या ज़्यादा कैसे कर सकती है?
तो सिंपल सी बात है बच्चों, हम सभी को पता है कोई एक एटम ऐसा है जिसका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है और इलेक्ट्रॉन यहां पर वो न्यूक्लियस से थोड़ी दूरी पर है, और एक एटम ऐसा है जिसका एटॉमिक साइज बहुत छोटा है और वो न्यूक्लियस के काफी क्लोजर है। तो आपसे एक ही क्वेश्चन है कि किस इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और किस इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। सोचिए, अगर नहीं आंसर है तो आंसर मुझसे लीजिए। देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स नहीं काम करेगा या बहुत कम काम करेगा या बहुत वीक काम करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो जब ये वीक काम करेगा तो अब इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे, ये लड़का जंप कर जाएगा। तो इस एनर्जी, अब यहां पर बड़े एटॉमिक साइज में थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। यानी एटम का साइज बड़ा होगा तो आयनस एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि यहां पर देखिए, यहां पर ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी नजदीक है और नजदीक है तो इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा, इनका न्यूक्लियस का प्रभाव ज्यादा होगा, और न्यूक्लियस का प्रभाव जब ज्यादा होगा, ये न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन फील्ड ज्यादा लगेगा, तो इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हो सकता है कभी कभार निकलते भी नहीं हैं। तो ये अब यहां पर एटॉमिक साइज छोटे होने पर आयनस एंथैल्पीज की वैल्यू क्या आ जाएगी, बहुत 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 बढ़ जाएगी। तो ये एक फैक्टर है जो आयनस एंथैल्पी को घटा या बढ़ा सकता है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, इसको अगर आप आयनस एंथैल्पी के टर्म में नहीं समझे हैं तो मैं आपके पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज दैट पापा प्रोटॉन, मम्मी न्यूट्रॉन, जैसी बात है, और आप उनके चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर जो बच्चा मम्मी पापा के काफी क्लोजर है, घर पर है, और आपका दोस्त आपसे कहे कि चलिए पिक्चर देखने चलते हैं, चलिए मूवी देखने चलते हैं, या फिर कहीं और किसी काम में चलते हैं, तो क्या आप घर से बाहर निकल के जा पाएंगे? मान लिया आप चले भी गए तो पता पूछा जाएगा कि आप 3-4 घंटे कहाँ थे, तो आपको अच्छे से कूट दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मम्मी पापा का अट्रैक्शन फील्ड आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, वो आपको निकलने से मना कर देंगे। लेकिन अगर मान लिया आप कोटा वोटा तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद तैयारी कर रहे हैं, कहीं विशेष जगह पर तैयारी कर रहे हैं, अब न्यूक्लियस से आपका डिस्टेंस बढ़ गया, मम्मी ने फोन किया बेटा पढ़ रहे हो, आप भले सो रहे हैं, कह देंगे कि हाँ मम्मी पढ़ रहे हैं, मम्मी को एहसास हो जाएगा कि हाँ बेटा पढ़ ही रहा होगा। अब ऐसे कंडीशन में आपका दोस्त आएगा, कहेगा चलो पिक्चर देखने चलते हैं, तो चूंकि वहां पर आपको कोई लोग रुकाव करने वाला कोई नहीं, और आप तुरंत ही उसके साथ बाहर चले जाते हैं। तो डिस्टेंस बढ़ने पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फील्ड जब बहुत कम काम करे तो उसमें से लो एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और जब डिस्टेंस कम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी क्लोजर हो जाता है और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड मतलब होता है कवर बना लेना, छा जाना, जिसकी वजह से उसके प्रभाव बाहर ना निकल पाए। अब आप कहेंगे सर जी ये कैसे समझेंगे? तो सिंपल सी बात यह है, यहां पर हम कुछ एटम के आधे सेल बनाए हुए हैं शील्डिंग इफेक्ट को समझाने के लिए। हम सभी को पता है कि जब बोर-बरी के 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो 2, 8, 8, फिर उसके बाद 8, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, मान लिया कोई भी एक एलिमेंट का रहा होगा, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल कहलाएगा, और ये उसके ठीक नीचे वाला सेल ये पेनल्टीमेट सेल आएगा। अब आप सिंपल सी बात है, हम सभी न्यूक्लियस का एक ही काम है बच्चों, वो अपने पॉजिटिव चार्ज के फील्ड से सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखा रहे, ये इसका काम होता है। और जब ये काम होता है तो जाहिर सी बात है, अगर इसको चारों तरफ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को घेर लेते हैं तो न्यूक्लियस का जो
नेट रिजल्टिंग इफेक्ट जो सबसे आउटर मोस्ट सेल के लिए पड़ता है वो वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब बदमाश इलेक्ट्रॉन इनको आगे से रोक लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये रोक लेते हैं तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाता। तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के वीक अट्रैक्शन फील्ड में बधा रहता है, और जिसकी वजह से इनको अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो ये जंप कर जाएगा। अब मैं इसको कुछ टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन में समझाता हूं। सपोज दैट ये आपके टीचर हैं, मान लिया मैं ही हूं, और मैं किसी क्लास में कुछ बच्चों को बता रहा हूं, और मेरे क्लास में जो ये सीट का अरेंजमेंट है, तो जो बच्चे मेरे काफ़ी क्लोजर होंगे मेरा फोकस उन पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जो उनसे दूर रहेंगे उनके ऊपर थोड़ा सा कम, लेकिन हाँ उसके ऊपर भी ज़्यादा रहेगा। मतलब एक टीचर का निश्चित रेंज होता है ना कि वो 1 2 3 सीट पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो लेकिन मान लीजिए सबसे जो बच्चा क्लास के सबसे पीछे बैठा हो और यहां पर किसी विशेष बात पर डिस्कशन चल रहा, तो सारे बच्चे तो यहां पर फोकस करके टीचर के फोकस को अपनी तरफ तो अट्रैक्ट कर लिए हैं और टीचर को यहीं पे उलझा के रख लिए हैं। और टीचर को जब अब इन्हीं बच्चों में उलझ जाता है तो टीचर का जो मैक्सिमम रिजल्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे नहीं पड़ पाता। तब ये लड़का क्या करेगा? बदमाशी करेगा। बदमाशी करेगा, क्लास में हो सकता हो कि मोबाइल में वीडियो गेम खेलना शुरू कर दे, या फिर हो सकता हो कि ये लड़का क्लास पीछे से बंक कर जाए, टीचर को थोड़ी पता चलेगा। तो जब किसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का जो नेट अट्रैक्शन फील्ड है वो पेनल्टीमेट शेल द्वारा अगर रोक लिए जाए और इस इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाए, तो जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम आयनाइजेशन पोटेंशियल देते हैं वो भी कम हो जाएगा। और किसी एटम पर जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है, तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं क्या? शील्डिंग इफेक्ट। आई बात समझ में बच्चों? एक बार फिर से देख लीजिए कि किसी अंदर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द्वारा न्यूक्लियस के टोटल अट्रैक्शन फील्ड को बाहर जाने से रोकना ही क्या कहलाता है? शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। द डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पेनल्टीमेट शेल बाय द पेनल्टीमेट शेल टू डिक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम इज नोन एज द शील्डिंग इफेक्ट। इज दैट क्लियर बच्चों? तो स्टूडेंट, जो तीसरा पीरियोडिक ट्रेंड है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी को किस प्रकार से अफेक्ट कर सकता है। मान लिए कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी एलिमेंट ऐसा है जिसके वैलेंस में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, ये कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, तो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और जिनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है उनकी एनर्जी बहुत वीक होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये पेयर्ड स्टेट में चलेगा तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाएंगे, और जो भी एलिमेंट मोस्ट स्टेबल होता है वो अपनी स्टेबिलिटी तोड़ना नहीं चाहता। और यही वजह है कि अगर आप इन इलेक्ट्रॉनों को कहें आओ चलो बाहर निकालते हैं, बाहर दुनिया देखा जाए, घूमा जाए, तो कहेंगे हम तो ऑलरेडी पेयर्ड हैं, हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे पेयर्ड ही तो होना है, तो मैं तो ऑलरेडी पेयर्ड हूं। तो ऐसे कंडीशन में ये उतनी थोड़ी सी अमाउंट में ये इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर जाना नहीं चाहेंगे। तो इसका मतलब ये कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी का अमाउंट क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगानी पड़ेगी। मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज द आयनाइजेशन पोटेंशियल। वहीं पर अगर कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसके सभी सेल में हाफ फील्ड भरे हुए इलेक्ट्रॉन हों, तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने हुंस रूल पढ़ा होगा, वो भी सेकंड चैप्टर में। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सब सेकंड चैप्टर से रिलेट करता है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि ये क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है कि अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल भरे हुए हों, लेकिन कैसे? आधे। तो हुंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर जो भी एलिमेंट का वैलेंस सेल कंप्लीटली हाफ फील्ड भरा हो तो ये भी एक स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जब ये स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तब आप इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो भी एनर्जी देंगे वो एनर्जी की वैल्यू और बढ़ा करके देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, और ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो जिसकी वजह से एक स्टेबल, यानी इसको हम लोग कहते हैं हाफ फील्ड
एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो जिस भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, उनके इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए भी आपको एनर्जी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।